कहानी की शुरुआत होती है जेसन नाम के एक लेजेंडरी किलर से। जेसन एक ऐसा किलर है जिसे मारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। सरकार ने बहुत मशक्कत के बाद उसे पकड़कर एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च लैब में बंद कर दिया। जेसन एक ऐसा कातिल था जो बार बार मरने के बाद भी जिंदा हो जाता, इसलिए साइंटिस्ट्स ने फैसला लिया कि उसे परमानेंटली मारना तो इम्पॉसिबल है, मशीनों के जरिए उसके शरीर को जमा कर जरूर रोका जा सकता है। उधर लैब में एक गार्ड लगातार जेसन की आंखों से डर रहा था। जब उससे जेसन का यूं घूरना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक कपड़ा उठाया और जेसन के सर पर डाल दिया। उस वक्त डॉक्टर रोवन अपने बॉस से बहस कर रही थी। रोवन चाहती थी कि जेसन को जमा दिया जाए, लेकिन उसकी बॉस ने फैसला लिया कि जेसन को एक लैब में भेजा जाए ताकि उसके शरीर की अपने आप ठीक होने वाली ताकत को समझा जा सके और फिर वो उससे पैसे कमाएंगे। रोवन ने सीधे तौर पर कहा कि ये फैसला बहुत खतरनाक होगा। जेसन को मौका मिला तो वो फिर से किसी को मार सकता है, लेकिन उसकी बॉस ने उसकी एक न सुनी। कुछ देर बाद एक साइंटिस्ट और कुछ फौजी कमरे में दाखिल हुए। जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो एक बेहद डरावना दृश्य उनकी आंखों के सामने आया। जेसन की जगह पे उस गार्ड की डेड बॉडी पड़ी थी और जेसन कहीं छुपा हुआ था। अगले ही पल जेसन छुप के बाहर आया और सब पर हमला कर दिया। उसने बिना दया किए सबको मारना शुरू कर दिया। फौजियों ने उसके ऊपर गोलियां चलाई, लेकिन जेसन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब वो चेन्स और बाकी औजारों का इस्तेमाल करके सबको मार रहा था। जब लीड साइंटिस्ट भागने की कोशिश कर रहा था तो जेसन ने एक औजार उठाया और उसे भी मार दिया। रोवन उस वक्त लैब के बाहर थी और अचानक एक सोल्जर की बॉडी उसके सामने आकर गिरी। रोवन चिल्लाई और तभी जेसन उसके पीछे आ गया। रोवन ने फौजी की बंदूक उठाई और लैब के बाहर भागी। वहाँ उसने जेसन को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। अब जेसन जैसे ही अंदर आया, रोवन ने वहाँ पड़े फर्नीचर को लात मारी और उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया ताकि वो पॉड के अंदर गिर जाए। फिर उसने तुरंत पॉड को लॉक कर दिया और फ्रीज करने वाली मशीन को एक्टिवेट किया। जेसन पॉड में फ्रीज हो रहा था, लेकिन फ्रीज होने से पहले उसने अपना हथियार दरवाजे से चला दिया और रोवन को छेद दिया। इस घटना से लैब में एक दरार पड़ गई और फ्रीज करने वाला लिक्विड बाहर आ गया। इस सब की वजह से आखिरकार रोवन को भी जमा दिया गया। अब लगभग 400 साल बाद दुनिया काफी बदल चुकी थी। अब धरती पहले की तरह रहने लायक नहीं बची थी। अब पृथ्वी की हवा में जहर तैर रहा था, जिस वजह से लोगों ने एक नया घर बना लिया जिसका नाम रखा गया अर्थ 2। एक दिन डॉक्टर लोव अपनी टीम के कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ पृथ्वी पर आया। वो सब के सब उस लैब के अंदर गए और फिर उसी चेम्बर में पहुंच गए जहाँ पर जेसन को जमा कर रखा गया था। उसे देखकर वो काफी हैरान हुए। उन्होंने रोवन को भी वहाँ जमा हुआ देखा, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मर चुके हैं। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए किसी ने उन्हें शांति से जमा कर रख दिया हो। टीम ने दोनों बॉडीज को अपनी स्पेसशिप पर रख दिया। जब वो जेसन को उठा रहे थे तब उसका हथियार गिर गया, जिस वजह से अजराइल का हाथ कट गया। लेकिन अब उनके पास एडवांस एंड्रॉइड KM-14 थी। उसने तुरंत अजराइल को एक इंजेक्शन दिया और उसके दर्द को कंट्रोल में किया। सब लोग तूफान के बीच स्पेसशिप तक पहुंच गए, जिसके बाद जहाज ने तुरंत ही टेक ऑफ कर लिया। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद अजराइल को एक हीलिंग मशीन में डाला गया, जहां उसके हाथ को नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से दोबारा से अटैच कर दिया गया। रोवन और जेसन को अलग अलग लैब्स में रखा गया। उनके शरीर के स्कैन्स का रिजल्ट देखकर वो चौंक गए। जेसन का दिमाग इतना छोटा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। उधर रोवन के जख्म को भी नैनोटेक से ठीक कर दिया गया। दूसरी ओर एड्रियान जेसन के दिमाग के सैंपल लेने की कोशिश कर रही थी। पूरे तरीके से ठीक हो जाने के बाद रोवन जाग गई और उसने घबराहट में लोव को थप्पड़ मार दिया। लोव ने उसे पूरी बात समझाई कि वो लोग अब भविष्य में हैं। लोव ने रोवन और जेसन की डिटेल्स सोलारिस रिसर्च स्टेशन को भेजी, ये सोचकर कि हो सकता है उन्हें बचाने के लिए उसे कुछ पैसे मिल जाएं। रोवन के केस में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। आजकल लोग 400 साल पुराने एक इंसान को फिर से जिंदा कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। जेसन भविष्य में भी एक बहुत ही ज्यादा मशहूर किलर था, जिसके बाद लोव ने फैसला किया कि वो जेसन की मदद से पैसे कमाएगा। उधर लैब में एड्रियान ने जेसन का मास्क हटाया और उसका बेहद खराब चेहरा देखा। उसने तुरंत मास्क वापस डाल दिया और फिर से सैंपल स्टडी करने लगी, लेकिन उसके पीछे जेसन की बॉडी में थोड़ी थोड़ी हरकत होने लगी थी। दूसरी तरफ सुनारो अपनी एंड्रॉइड KM-14 को मॉडिफाई कर रहा था। वो उसकी छाती को एक असल जिंदगी वाली लुक देने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन इसमें कामयाब होना बेहद मुश्किल था। तभी जहाज पर अचानक से जेसन पूरी तरह जाग उठा। जब एड्रियान ने पीछे मुड़कर देखा तो जेसन वहाँ नहीं था। जेसन अचानक उसके पीछे आया, उसका चेहरा पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया। एड्रियान ने ग्लास के पीछे से वेलेंट को बचाने के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। जेसन ने उसके बाल पकड़े और उसका चेहरा लिक्विड नाइट्रोजन में डालकर जमा दिया और फिर उसके सर को काउंटर पर मारकर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसके बाद जेसन ने ऑपरेशन टेबल से अपना हथियार उठाया और एक नया शिकार ढूंढने निकल पड़ा। लोव ने रोवन को खाना दिया और ऐसा जताने लगा कि उसे तो जेसन के बारे में कुछ पता ही नहीं। रोवन ने पूरा सच बताया कि जेसन को मारना इम्पॉसिबल है। लोव ने रोवन को अपने बाकी स्टूडेंट से मिलवाया। यहाँ रोवन KM-14 को देखकर काफी इम्प्रेस हुई। तभी वेलेंट जेसन का हथियार लेकर आया, जिसे देखकर रोवन तुरंत घबरा गई। उसने पूछा कि जेसन भी इसी जहाज पर है क्या? लोव ने कहा कि जेसन मर चुका है, चिंता मत करो। जिसके बाद रोवन ने कहा कि मैं बिना प्रूफ देखे मान नहीं सकती। जब सभी लोग लैब 2 में गए तो उन्हें एड्रियान की डेड बॉडी मिली। चीफ ब्रॉडस्की ने तुरंत इमरजेंसी लॉकडाउन अनाउंस किया और सबको लैब 1 में छुपने को कहा। वहीं दूसरे कमरे में 2 स्टूडेंट थे जो एक दूसरे से प्यार करते थे। जैसे ही वो कमरे से निकलने लगे, अचानक जेसन दरवाजे पर आ गया। उसने बिना किसी वार्निंग के लड़के को तुरंत मार दिया। किंसा नाम की उस लड़की के चेहरे पर उसका खून गिरा और वो चौंक कर चिल्लाने लगी। जेसन ने लड़के की डेड बॉडी को घसीटना शुरू कर दिया और किंसा तुरंत मौका देखकर भाग गई। वो बाकी सबके पास पहुंचकर चिल्ला कर उन्हें बताने लगी कि क्या चल रहा है। अब ब्रॉडस्की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपने फौजियों को ऑर्डर दिया कि जेसन जहां दिखे उसे तुरंत खत्म कर दो। लेकिन लोव को ये अप्रोच पसंद नहीं आई। उसने ब्रॉडस्की से रिक्वेस्ट की कि जेसन को सिर्फ बेहोश कर दिया जाए, उसको मारना जरूरी नहीं है। चीफ को मनाने के लिए लोव ने कुछ पैसे देने की भी बात कही, जिसके बाद ब्रॉडस्की उसकी बात मान गया। लेकिन सिर्फ उसके मुंह पर, अंदर ही अंदर उसने अपनी टीम को वही ऑर्डर दिया कि जहां जेसन दिखे उसे मार डालो। डैलस नाम का एक फौजी एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ। वहां उस पर अचानक से एक बड़े मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। डैलस ने तुरंत उस पर गोलियां चलाकर उसे गिरा दिया। फिर एक दूसरा मॉन्स्टर उसके पीछे आया, लेकिन इस बार डैलस समय रहते बच नहीं पाया। लेकिन अभी भी उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि इजराइल ने एक ही निशाने से उसे मार डाला। इसके बाद हमें पता चला कि ये दोनों एक वीडियो गेम में प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ब्रॉडस्की की इमरजेंसी अनाउंसमेंट सुनी ही नहीं। वो तीसरे मॉन्स्टर से लड़ने ही वाले थे कि तभी जेसन असल जिंदगी में वहां आ गया और उस मॉन्स्टर को पहले ही मार दिया। फिर जेसन ने इन दोनों पर अटैक किया। उसने अपना हथियार उठाया और डैलस के सर को काट डाला। लेकिन डैलस और इजराइल की बात सुन के जेसन कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो दोनों सर कटे होने के बावजूद भी बोल रहे थे। डैलस ने कहा गेम ओवर और सिमुलेशन तुरंत बंद हो गई। तब उन्हें समझ आया कि ये असली जेसन है। जेसन ने इजराइल को पकड़ लिया और डैलस ने तुरंत गोलियां चलाई ताकि जेसन उसे छोड़ दे, लेकिन गोलियों का तो जेसन के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। इजराइल ने पीछे से जेसन के ऊपर छलांग लगाई, लेकिन जेसन ने उसे आसानी से पकड़ लिया और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जिसके बाद इजराइल मर गया। फिर जेसन ने डैलस का सर दीवार पे इतनी जोर से मारा कि उसका दिमाग फट गया। कुछ देर बाद 2 फौजी कमरे में आए और इनकी बॉडीज देखी। उन्होंने तुरंत ब्रॉडस्की को रिपोर्ट किया और सब अब और ज्यादा टेंशन में आ गए। उसी वक्त इंजीनियर क्रच अपने हेडफोन्स पर म्यूजिक सुनते हुए अपना काम कर रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था। तभी क्रच ने शीशे में देखा कि जेसन उसके पीछे आ रहा था, लेकिन उसके कोई रिएक्शन देने से पहले ही ब्रॉडस्की और उसके फौजी वहां आ गए। उन्होंने चिल्लाकर क्रच को झुकने को कहा और जेसन के ऊपर ढेर सारी गोलियां दाग दी। पूरा कमरा तहस नहस हो गया, लेकिन जेसन फिर भी बच गया। जब धुआं छटा तो जेसन की बॉडी वहां से गायब थी। इसके बाद क्रच तुरंत लैब 1 में चला गया। फौजियों ने 2 टीमों में बंटकर जेसन को ढूंढने का प्लान बनाया। उन्हें लगा कि जेसन अब बहुत बुरे तरीके से घायल है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जेसन ने पहले एक फौजी को चुपके से पीछे से उठाकर उसकी गर्दन तोड़ दी। फिर एक और सोल्जर को अकेले पाकर उस पर अपने हथियार से हमला किया। दोनों के बीच लड़ाई हुई और फौजी ने कुछ मुक्के भी मारे, लेकिन जेसन ने उसे रेल से उठा के नीचे मशीनरी पर फेंक दिया। उस मशीन के तीखे हिस्से फौजी के शरीर में घुस गए और उसकी तुरंत ही मौत हो गई। जब फौजियों ने अपने साथियों की डेड बॉडीज देखकर ब्रॉडस्की को रिपोर्ट किया तो ब्रॉडस्की ने मिशन जारी रखने के ऑर्डर दिए।
फिर जेसन ने एक और फौजी पर पीछे से सरप्राइज अटैक किया और उसका गला काट डाला। वो मरने से पहले अपने ही एक टीममेट के पास गिरी। उसने बहुत मदद मांगी लेकिन अपने साथी की बाहों में दम तोड़ दिया। फौजी ने बिना समय गवाए फायर किया, जिसके बाद जेसन पीछे जाकर एक हुक में अटक गया। सोल्जर ने हुक को एक्टिवेट करके जेसन को हवा में लटका दिया और रेडियो पर चिल्लाया टारगेट डाउन। लेकिन जेसन ने हुक से जंप मार दिया और अपने हथियार से फौजी के शरीर को 2 टुकड़ों में काट डाला। ब्रॉडस्की अपने फौजियों को ढूंढ रहा था जब उसने देखा कि एक सोल्जर की बॉडी हुक पर लटक रही थी। ब्रॉडस्की समझ गया कि अब सिर्फ वो अकेला ही बचा है, लेकिन ब्रॉडस्की हार मानने वाला नहीं था। वो चुपचाप आगे बढ़ता रहा। तभी जेसन ने दीवार के अंदर से हाथ निकाला और ब्रॉडस्की को खींच लिया। उसने मौका मिलते ही ब्रॉडस्की को दीवार पर पटक कर छुरा घुसा दिया। ब्रॉडस्की ने कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला, जिसके बाद जेसन ने दोबारा उसके शरीर में खंजर घुसेड़ा, इस बार उसे खत्म करने के लिए। लैब 1 में अब सब लोग समझ गए थे कि उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं बची। लोव ने पायलट से कांटेक्ट किया और रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा ताकि वो जल्दी से सोलारिस पोर्ट तक पहुंच जाएं। जहाज की स्पीड बढ़ाई गई लेकिन जेसन पायलट के पीछे छुपके से खड़ा हुआ था और उसने पायलट को भी मार दिया। शिप बिना कंट्रोल के सीधा सोलारिस पोर्ट के अंदर क्रैश हो गई, जिस वजह से ढेर सारी बिल्डिंग्स तबाह हो गई। बहुत से धमाके हुए और पूरा सिस्टम डैमेज हो गया। शिप बिल्डिंग्स को चीरते हुए आगे बढ़ती ही जा रही थी और जल्द ही उन्होंने सोलारिस को पीछे छोड़ दिया। लोव ने शिप का कंट्रोल वापस लेने की सोची, लेकिन उन्होंने खिड़की से देखा कि सोलारिस पोर्ट अब पूरी तरह तबाह हो चुका है। सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डर गए। लोव ने कहा कि उनकी मदद के लिए एक और जहाज आएगा क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी प्रोसेस एक्टिवेट कर दिया है। तभी किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। सब डर के मारे चिल्लाने लगे, जिसके बाद वो खटखटाहट रुक गई। इस बात से सभी कंफ्यूज थे कि आखिर ये था कौन। तभी जेसन ने अचानक शीशा तोड़ दिया और अंदर आ गया। पूरा ग्रुप डर के मारे भागा और दूसरे कमरे में छुप गया, जिसके बाद KM-14 ने उस रूम को लॉक कर दिया। लेकिन लोव उसी रूम में रुक गया। उसने जेसन से बात करनी चाहिए, कहा कि मैं तुम्हें नाम, दौलत, शौहरत सब कुछ दिलवाऊंगा। जिसके बाद जेसन ने अपना पुराना हथियार उठाया और बिना एक शब्द भी कहे लोव का काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के उस ग्रुप ने फैसला किया कि उन्हें शटल तक पहुंचना होगा। रोवन, जेनेसा और किन्सा शटल को रेडी करेंगे। क्रच और वेलैंडर ब्रिज पर जाके शटल के लॉन्च की तैयारी करेंगे। कैबिन में उन्हें पायलट की डेड बॉडी मिली। दोनों ने उसे साइड किया और कंट्रोल पैनल एक्टिवेट किया। उधर KM-14 और सुनारो ने कुछ जरूरी औजार उठा लिए ताकि जरूरत पड़ने पर वो चीजों को थोड़ा ठीक कर सकें। रास्ते में रोवन को एक फौजी की बॉडी मिली। उसने तुरंत ही फौजी की बंदूक उठा ली। फिर उसने एक और बॉडी देखी जो अब भी जिंदा लग रही थी। रोवन ने जेनेसा और किन्सा से कहा कि तुम दोनों शटल पर जाओ, मैं इसे चेक करती हूँ। वो बॉडी थी चीफ ब्रॉडस्की की। रोवन ने स्पाइक्स के आसपास से संभलकर ब्रॉडस्की के पास पहुंचने की कोशिश की। उसने देखा कि ब्रॉडस्की अभी भी जिंदा था, लेकिन उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। फिर भी उसने कहा कि मैं लौट कर आती हूँ। रोवन ने शटल तक पहुंचकर बाकी सबसे ब्रॉडस्की की मदद करने के लिए कहा। उधर उन्होंने जेनेसा और क्रच को कांटेक्ट किया और शटल की तैयारी कंफर्म की। वेलैंडर भी रोवन के साथ मिल गया, लेकिन जब दोनों ब्रॉडस्की के पास वापस आए तो वहाँ उसका शरीर था ही नहीं। उसी वक्त क्रच पूरी तरह चौंक गया जब उसने देखा कि पायलट का सर जेसन के हाथ में था। उसने तुरंत रेडियो पर बाकी सबको वार्न कर दिया, जिसके बाद जेसन ने उसे पकड़कर पावर पैनल पर फेंक दिया और क्रच को बिजली के झटकों से मार डाला। ये सुनकर किन्सा घबरा गई और शटल का दरवाजा लॉक कर दिया। रोवन, वेलैंडर और जेनेसा उसे समझाते रहे, लेकिन बिना किसी वार्निंग के किन्सा ने शटल को लॉन्च कर दिया। अब इस जल्दबाजी की वजह से शटल सीधा शिप से टकरा गया और किन्सा की मौत हो गई। वो तीनों अब सोचते रहे कि क्या करें। तभी जेसन ने उन्हें कोने में धकेल दिया, पर सुनारो टाइम पे आ गया और उसने दिखाया KM-14 का एक अपग्रेडेड वर्जन, जिसके अंदर उसने काफी सारी मॉडिफिकेशंस की थी और अब वो पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार थी। जेसन ने तुरंत अपना हथियार उस पर फेंका और KM-14 दर्द में कराहते हुए नीचे गिर गई। लेकिन ये सिर्फ एक नाटक था। KM-14 ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की और जेसन को पीछे धकेल दिया। उसने जेसन पर गोलियां चलाई और मार्शल आर्ट्स के कॉम्बो से हमला किया। छलांग लगाकर गोलियां चलाते हुए वो जेसन के ऊपर पहुंच गई, लेकिन जेसन ने उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया। जब जेसन उसे मारने ही वाला था तभी ब्रॉडस्की ने अपना हमला किया। अब KM-14 ने फिर से गोलियां चलाई और जेसन का हाथ कट गया और वो लैब 1 में जा गिरा। उसने जेसन के सर को भून दिया और उसकी बॉडी में उसी का हथियार डाल के उसे गिरा दिया।
सबको लगा कि आखिरकार जेसन मर चुका है। अब उन सब ने शांत होकर ब्रॉडस्की को ले जाके उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। ब्रॉडस्की अब 80% ठीक हो चुका था और तभी शिप अचानक से हिलने लगी। वेलांडर ने हिसाब लगाया कि शिप का मदरबोर्ड काफी खराब हो चुका है। तभी उन्हें एक और जहाज का सिग्नल मिला। वो जहाज उन तक 45 मिनट में आएगा, लेकिन उनका ये वाला जहाज तो 30 मिनट में फटने वाला है। रोवन ने मैप को ध्यान से देखा और पता चला कि एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कोई चोट नहीं आई है और उस सेक्शन को मेन जहाज से अलग किया जा सकता है। सबने वहां जाने का प्लान बनाया, लेकिन लैब 1 में जो हीलिंग मशीन थी उसने जेसन को फिर से जिंदा कर दिया और इस बार वो बन गया सुपर जेसन फुल मेटल वर्जन। खैर सबने मिलकर हॉलवेज में बम लगा दिए ताकि वो जहाज के डैमेज सेक्शन से अलग हो सके। काम हो भी गया, लेकिन जाते वक्त सुपर जेसन ने उनका रास्ता रोक लिया। KM-14 ने फायर किया, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब उसने मुक्का मारने की कोशिश की तो जेसन ने तुरंत उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सोनारो ने KM-14 का सर उठाया और इस दौरान रोवन ने उसे कवर दिया, लेकिन जेसन अब रोवन का गला दबाने लगा। इसके बाद वेलांडर ने जेसन पर हमला करके सबको समय दिया ताकि वो सब भाग सके। सब लोग सेफ एरिया में चले गए और वेलांडर ने बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे शिप के आधे हिस्से में धमाका हो गया और इस धमाके ने जेसन को स्पेस में उड़ा दिया। इस धमाके में वेलांडर खुद भी मारा गया। रेस्क्यू करने वाला जहाज अब पास आ चुका था, लेकिन तभी जेसन ने एक दीवार तोड़ दी और अंदर घुसने लगा। प्रेशर डिफरेंस की वजह से सब कुछ बाहर की तरफ उड़ रहा था। सभी लोग किसी न किसी चीज को पकड़कर किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनेसा ने जिस ग्रिल को पकड़ा हुआ था वो निकल गई, जिसके बाद वो स्पेस के अंधेरे में खो गई। रोवन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से उस तक नहीं पहुंच पाई। रोवन, ब्रॉडस्की, सुनारन और KM-14 का सर अब एक सिक्योर रूम में चले गए। खिड़की से उन्होंने देखा कि जेसन दीवारों को तोड़कर फिर से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। सभी लोग उससे बचकर भागने लगे। जब वो लोग डॉकिंग पोर्ट पर पहुंचे तो रेस्क्यू शिप वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन गेट काम नहीं कर रहा था। सुनारन ने कोशिश की, लेकिन वो सिस्टम को ठीक नहीं कर पाया। तभी ब्रॉडस्की ने कहा कि मैं बाहर जाकर वायरिंग को ठीक करता हूँ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। ब्रॉडस्की ने सूट पहना और मेंटेनेंस हैच से बाहर गया। उसने कंट्रोल पैनल पे काम करना शुरू किया। तभी अंदर जेसन ने फिर से तोड़ फोड़ मचा दी। जेसन से थोड़े और समय तक बचे रहने के लिए सुनारन ने KM-14 के सर को एक कंप्यूटर से जोड़ दिया और एक वीडियो गेम सिमुलेशन एक्टिवेट कर दिया। उसने पुरानी पृथ्वी में जेसन के गांव को रिक्रिएट कर दिया। इस चीज से जेसन बहुत कंफ्यूज हो गया। जल्द ही सुनारन ने हिसाब लगाया कि जेसन उन्हें देख रहा है, तो उसने इस प्रोग्राम में 2 लड़कियां ऐड की जो जेसन को तरह तरह से लुभाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जेसन ने दोनों को स्लीपिंग बैग्स में पकड़ा और एक लड़की से दूसरी लड़की को मारना शुरू कर दिया। उसी पल ब्रॉडस्की ने वायर रीसेट कर दिए और गेट खुल गया, लेकिन उसकी वायरिंग की वजह से एक और धमाका हुआ और वीडियो गेम अचानक बंद हो गई। अब जेसन फिर से उनके पीछे पड़ गया। रोवन और सुनारन रेस्क्यू शिप में चढ़ गए, लेकिन KM-14 का सर अंदर ही छूट गया था। अब रोवन वापस जहाज में उसे लेने गई। जेसन बिल्कुल उसके पीछे ही था। तभी ब्रॉडस्की आया और उसने गेट को बंद कर दिया। रेस्क्यू शिप अब और नहीं रुक सकती थी, इसीलिए वो उड़ गई। तभी जहाज के दूसरे हिस्से में भी धमाका हो गया, लेकिन इस धमाके की शॉक वेव ने जेसन को ऊपर की ओर उड़ा दिया, रोवन और सुनारन की तरफ। लेकिन इस शॉक वेव ने ब्रॉडस्की को भी उसी दिशा में भेज दिया था। ब्रॉडस्की ने जेसन को पकड़ लिया और फिर वो दोनों अर्थ 2 के एटमॉस्फेयर में घुस गए। वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी बन गई कि वो दोनों जलकर राख हो गए। आखिरकार रोवन, सुनारन और KM-14 के सर ने एक चैन की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को संभालते हुए कहा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वहीं इस नई पृथ्वी पर मौजूद एक कपल ने आसमान में एक टूटता हुआ तारा देखा और फैसला किया कि वो लेक के पास जाके चेक करेंगे, क्योंकि शायद वो तारा वहीं गिरा है। वो टूटता तारा असल में जेसन का सर था, जो शायद अभी भी जिंदा हो सकता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।